तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक काम किया था कि हमने सबसे पहले स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया था। कहा था कि स्ट्रेस एक फीलिंग है ऑफ टेंशन, ऑफ एक्सर्शन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑफ वर्क, कि एक बुरी फीलिंग है, बैड फीलिंग है अबाउट जॉब या अबाउट द वर्किंग इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन टेंशन। दूसरी तरफ हमने ये बात की थी कि जी मसला ये है कि इसके सिम्टम्स ये हैं कि इंसान नेल बाइटिंग करता है, खाना पीना ज़्यादा या कम कर देता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाती है, नेल बाइटिंग, स्मोकिंग इसके सिम्टम हैं। उसके बाद हमने कहा था कि मेडिकल सिम्टम ये है कि ब्लड प्रेशर, हेडेक, हार्ट बीट फास्टर हो जाना और स्टमक प्रॉब्लम और हेडेक, तो ये इसके प्रॉब्लम। फैक्टर ट्रिगर जो करते हैं एक इन्वायरमेंटल हैं जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, थ्रेट्स, टेक्निकल एंड सोशल चेंजेस के साथ है। और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर हमने कहा था कि वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, ख़तरे हैं काम के, एक्सेसिव नॉइस है, वर्किंग कंडीशंस के प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ वर्क है, रोल एम्बिग्विटी है, अनसेटिस्फाइड इंटरपर्सनल या होस्टाइल रिलेशनशिप है लोगों के साथ, कलीग्स के साथ बुरे ताल्लुकात या सबऑर्डिनेट्स के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट्स, इवन पॉलिटिक्स। और जो पर्सनल फैक्टर है उसके अंदर आपका पुअर हेल्थ है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अनडिसिप्लिन्ड बच्चे हैं आपके, डेथ जो है वो ऑफ अ क्लोज रिलेटिव, आप क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो वो अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट करते हैं, या अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस आप कर जाते हैं, ख़र्चा ज़्यादा कर लेते हैं, या लीगल डिस्प्यूट के अंदर फंसे हुए, तो ये आपके ज़ातियाती फैक्टर हैं। सवाल इसके अंदर नॉर्मली बड़ा सिंपल सा ही आता रहा है कि जी आप स्ट्रेस बता दीजिए क्या होता है, स्ट्रेस के फैक्टर्स के बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा, और अमूमी तौर पे कहा जाता था जी कि आप पॉलिटिकल, सोशल या इस तरह के फैक्टर्स को डिस्कस कर लें। लेकिन चंद सेशन पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इस पे आया है, और वो सवाल जो है उसने काफ़ी ज़्यादा एकदम से बच्चों को झंझोड़ा है कि यार ज़रा पढ़ने की तरफ प्रॉपर तवज्जो दें और अच्छे तरीके से चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझें, क्योंकि सवाल कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया गया। अब वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो क्या था, वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो ज़रा पुराने सवालों से हटके था। पुराने सवालात आप देखते हैं तो क्वेश्चन बैंक में एक सवाल है, अकॉर्डिंग टू empirical studies widely diversified business organization 20% of employees perceived jobs are more stressful, 60% कहते considered job are moderate stressful, यानी 20% कहते हैं स्ट्रेसफुल है, 60% कहते हैं मॉडरेट स्ट्रेसफुल है, तो 80% के नज़दीक स्ट्रेसफुल हुआ ना। स्टेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉब स्ट्रेस, तो सिर्फ ये बता दें जॉब स्ट्रेस क्या होता है, डिफ़ाइन कर दें, डिस्क्राइब कर दें, और लिस्ट इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल फैक्टर। ये है हमारे पुराने पेपर के सवाल में से, लिस्ट सिर्फ कर दें उसको। और जो ऑटम 11 में एक सवाल आया था वो भी ऐसा ही था कि व्हाट इज जॉब स्ट्रेस, स्टेट द अपेरेंट सिम्टम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जॉब स्ट्रेस, के अपेरेंट सिम्टम इसके क्या होते हैं। तो पुराने पेपर के सवाल रिपीट हो जाते हैं। अगर कभी उसके पास 3 मार्क्स की क्वेश्चन निकला कि बाकी सारे सवाल सेट कर दिए इस सेक्शन के और एक आध पार्ट उसे ऐड करना है 3 मार्क्स का, तो वो ये बड़ा अच्छा सवाल है, वो डाल सकता है कि उसके सिम्टम बता दें। तो सिम्टम हमने भी कहा कि नेल बाइटिंग वगैरह, स्मोकिंग, और उसके बाद लिस्ट 4 फैक्टर विच कैन कॉज स्ट्रेस, तो लिस्ट 4 फैक्टर करो, आधा आधा नंबर एक का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह का सवाल बन सकता है। लेकिन जो सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा मुझे अपील किया वो ये वाला सवाल था जिसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि आइडेंटिफाई द जॉब स्ट्रेस ट्रिगर इन फनवाइज। फनवाइज इस कंपनी का नाम है। इसके अंदर कौन से फैक्टर हैं, द अप्रोप्रिएट हेडिंग्स ऑफ इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल फैक्टर्स, कि फन वाइज के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं जो कॉज बन रहे हैं स्ट्रेस का। तो इसके अंदर जो लिस्ट है वो तो इसको रीड करेंगे तो सामने आ ही जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लेकिन मैं जाऊंगा इसके इस फैक्टर्स की तरफ जो इसके हैं, ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स
which Salman and Sania apply to reduce stress. चलिए बहरहाल देखते हैं कि इसके अंदर पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंटल भी हों, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल भी हों और पर्सनल फैक्टर्स भी हों जो कि स्ट्रेस का बाइस बने हैं। रीड करेंगे तो सामने आ जाएंगे। वन बाय वन इनको पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इनको अलहदा करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस का बाइस बन रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि हमने किस तरह से इन स्ट्रेस की इश्यूज़ को डील करना है। मैंने इसको इस तरह तरतीब दिया है कि इसके दो हिस्से कर लिए, तो साथ साथ लिखते जाते हैं कौन सा फैक्टर किस एरिया में हमने डालना है। तो दो हिस्सों में कर दिया है, तो इसमें देख लेते हैं। अब देखिए इस स्लाइड के अंदर फनवाइज अ मीडियम साइज फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म हैव एंजॉयड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्लाइंट पोर्टफोलियो ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स। इसमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, ग्रोथ थी, तरक्की कर रहे थे और बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो भी था और ग्रोथ भी थी। इंक्रीज क्लाइंटेल एंड पोर्टफोलियो रिजल्टेड इन हायरिंग ऑफ सलमान एंड सानिया हु वर वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ फर्म एंड देयर एमोलमेंट। एमोलमेंट्स का मतलब है उनके जो रिवार्ड हैं, बेनिफिट्स हैं, वो उससे बड़े मुतमिन थे, हालात से भी मुतमिन थे, इसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं। तो पहली दो लाइनें इंट्रोडक्टरी हैं, स्ट्रेस की इसमें कोई बात ही नहीं। However, during the past 6 months, some of firm's major clients have left, resulting in significant decline in profitability of the firm. पिछले 6 माह में बड़े अहम क्लाइंट लूज हो गए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुएज़ एंड एहसान के ये बताइए इसको किस कैटेगरी में डालूं? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में डाल दूं, पर्सनल में डाल दूं या इन्वायरमेंट डाल दूं? तो इसको ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं कि कंपनी की ग्रोथ में कमी आई है और ये जो डिक्लाइन आया है ग्रोथ में, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि मेजर जो क्लाइंटल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है और कंपनी की जो प्रॉफिट है उसमें कमी आई। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, आप इसको फिर पैराग्राफ बना लेंगे खुद ही। अच्छा, दूसरा फैक्टर है परसिस्टिंग डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स ऑफ शेयरिंग आर प्राइमरी रीजंस फॉर डिक्लाइन। स्टॉक एक्सचेंज में डिक्लाइन आया है और दूसरी तरफ टैक्स इंपोज हुआ है, इसको कहाँ डालें? स्टॉक एक्सचेंज का मामला जी, इसको एनवायरमेंटल में डालते हैं कि बिजनेस स्लंप नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बिजनेस स्लंप नजर आ रहा है और जिसकी वजह से स्टॉक इंडेक्स नीचे गया है और दूसरी तरफ टैक्स इंपोज किए गए हैं जिन्होंने सारे काम का सत्यानाश मारा है। द फर्म हैज नो प्लान टू पे बोनस फॉर करंट ईयर एंड देयर इज एन ongoing rumor if profitability of the firm does not improve, some of the staff member may be laid off। इसको कहाँ डालेंगे जी? शाबाश, इसको कहाँ पे आप डालेंगे? किस एरिया में? शाबाश, बोनस नहीं मिल रहा, कुछ स्टाफ मेंबर निकाल दिए जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। इसको हम किधर डाल दें? नहीं, पर्सनल में अभी ना जाओ, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में मामलात पहले तो ये हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में रूमर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में
रूमर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन क्लियर नहीं चल रही और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गॉसिप्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मामला जो है वो ये है कि जॉब थ्रेट भी है, जॉब थ्रेट्स है। तो पर्सनल लेवल पे देखें तो जॉब थ्रेट है, जॉब लॉस का थ्रेट है, और दूसरी तरफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का मसला ये है कि वहाँ कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है कि गॉसिप्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उससे आगे बढ़ते हैं तो दिस मॉर्निंग सुपरवाइज़र रिप्राइमेंडेड सानिया ओपनली, यानी डांट डपट की सानिया की ओपनली फॉर बीइंग लेट एट वर्क, कि वो काम पे लेट आई है। शी लिव इन a distant locality and this was not first time she was late, but she was never reprimanded like this before. इससे पता ये चलता है कि सानिया का इशू ये है कि लेट्स मी चेक द स्पेल ऑफ सानिया। आप भी जब स्पेलिंग लिखें तो बिल्कुल अपने स्पेलिंग नहीं लिखने, जो केस स्टडी में उसके नाम है वही लिखने हैं। तो सानिया का मसला है पुअर टाइम मैनेजमेंट, पहले भी लेट आती। तो शी हैज़ पुअर टाइम मैनेजमेंट इशू एंड द वाज नॉट फर्स्ट टाइम शी वाज लेट, वो पहली दफ़ा नहीं, इसका मतलब वो कभी भी टाइम पे नहीं आई। तो ये उसका एक बंदे का मामला है ना, जब इकलौते बंदे का मामला है तो पर्सनल में जाएगा। सानिया आल्सो कंसर्न अबाउट इंक्रीज इन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, के वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं। ऑन द अदर हैंड सलमान इज़ वरीड अबाउट पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट विच इज़ ड्यू नेक्स्ट मंथ। अब बोनस नहीं मिल रहा तो उसको फिक्र पड़ गई किस चीज़ की, कि मैं अपनी इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगा। तो जो सलमान का मामला ये भी पर्सनल में आएगा, चूँकि अकेले बंदे का ना, तो सलमान का मसला है एक्सपेंस मैनेजमेंट करने का, कि तुम पहले से तुम्हें चाहिए, बोनस तो होता है एक्स्ट्रा सेविंग्स के लिए। तो बहरहाल एनीवे या इंजॉयमेंट कर लिया, वो आया तो कर लिया, नहीं आया तो ना से, लेकिन बाकी चीज़ें सैलरी के अंदर मैनेज होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। तो ये इनका मसला है, एक्सपेंस मैनेज नहीं हो पा रहे इनसे। तो ये बच्चों जो अच्छा स्टूडेंट है वो क्या करेगा कि इनको इस तरह नहीं लिखेगा कि पहले उसे मिला ऑर्गेनाइजेशन का मसला तो उसने कहा जी नंबर 1 ये ऑर्गेनाइजेशन का मसला है, फिर उसे दूसरा मिला पर्सनल तो उसने दूसरा पर्सनल का लिख दिया, फिर तीसरा उसे मिला और इन्वायरमेंटल तो उसने ये लिख दिया। जो अच्छा स्टूडेंट है उसका काम है पहला पैराग्राफ जो लिखे वो इन्वायरमेंट का लिखे, कि एज पर द इन्वायरमेंटल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। In this particular case, we observe that business world is facing a slump in a particular economy presented in the case. From the vigilant view, the stock index is declining, and on the other hand, government has imposed tax, which is a serious problem for the business world. ये पहला पैराग्राफ होना चाहिए, इन्वायरमेंटल पैराग्राफ पहला होना चाहिए, बेशक केस में ये दरमियान में लिखा हुआ जाके। सेकेंड प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज विच आर जनरली द मैटर रिलेटेड विद सिस्टम प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेयर इन दिस केस ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग अ growth decline and major decline in the profitability. Second serious issue is this, that the communication in the organization is not proper, therefore there are rumors and gossips all around, grapevine all around. अच्छा, तो ये बच्चों आप लिखेंगे इसके अंदर। तीसरा आप लिखेंगे on the personal factors are firstly related, where on the one side people are facing job threat, and on the other is this, that the Sania is facing the problem of poor time management and Salman is suffering due to over expenses. तो सलमान इसलिए सफ़र कर रहा है कि यहाँ पे ओवर एक्सपेंसेस का इशू है। तो बच्चों अगर तो ये केस समझ आया है तो जी लिख कर आप एंटर कर दीजिए प्लीज़। आई कुड अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग इट।
एंड आई एम इन द मीन वाइल वॉचिंग ऑन द क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा आज का, आज इतना ख़ास टेम्परेचर नहीं है। चलो खैर जी बच्चों, ये तो हो गया क्लियर। अब इसका जो दूसरा सवाल है, ब्रीफली डिस्कस द टैक्टिक्स विच सलमान एंड सानिया में अप्लाई टू रिड्यूस द स्ट्रेस। सानिया और सलमान कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ये तो पहले तो जनरल डिस्कशन की जाए, फिर बात करते हैं कि कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि देखिए, जो मैनेजिंग जॉब स्ट्रेस कैसे कैसे होता है, एक हल तो ये तजवीज़ किया जाता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, रिलेशनशिप कलीग्स के साथ अच्छे बनाएं, आप जो है वो मैनेज करें सिचुएशन को, ठीक है, रिपीटेड अवॉइड द नेगेटिव रिएक्शन, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिज़िकल इमोशंस को कूप अप करें। तो ये स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको बुरी आदत छोड़नी होगी। बुरी आदत क्या हो सकती हैं? ट्राई टू कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल ऑन अनकंट्रोलेबल, तो अनकंट्रोलेबल पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक सानिया को और सलमान को जो डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट में, उस पर सोचना ही नहीं चाहिए। दिस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। बिजनेस वर्ल्ड को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो आउट ऑफ कंट्रोल है उस पर बात नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा मसला ये, फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए, तो उन्हें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और टाइडी अप एक्ट, बी ऑन टाइम, मेक डू लिस्ट। तो चूँकि सानिया ये महसूस करती हैं कि वर्कलोड ज़्यादा है, तो सानिया को पर्टिकुलरली चाहिए कि वो मेक डू लिस्ट के कामों की लिस्ट बनाया करे। तो अगर प्लानिंग की जाए तो वो ज़्यादा काम कर सकती हैं कम काम की निस्बत। तो शी शुड प्लान वेल, उन्हें चाहिए कि अपना प्लान अच्छा करें, ठीक है। अच्छा, और रेजिस्टेंस टू परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट दुनिया में कोई नहीं, खामियां हर एक में होती हैं और वो रहती हैं। तीसरी चीज़ जो है उसके बाद आ जाता है डिस्पेल स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिस्पेल करना चाहिए। ह्यूमर अच्छी चीज़ है। कनेक्ट विद द अदर एट वर्क, टेक इट ओवर विद समवन, इसको टॉक विद समवन, किसी से बात करें, एंड टेक ब्रेक। अच्छा, इसके अंदर जो मुझे लगता है कि उन्हें ह्यूमर इज़ गुड आइडिया, दोनों को ह्यूमर जो है वो थोड़ा सा पिक करना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन केस में ज़्यादातर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके अंदर ह्यूमर कोई इतना अच्छा पॉइंट नहीं होगा। शायद ऐसा ना हो कि हम पॉइंट ही लूज़ कर दें, तो ह्यूमर को हटा देते हैं, ये सही है जितना अभी तक हमने कहा। अच्छा, अब आ जाते हैं आप किस पे, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी लिमिटेशंस पे ऊपर रहें, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज भी करें, और सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम करें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सानिया को सेल्फ मैनेजमेंट की अशद ज़रूरत है, कि उसे पता होना चाहिए कि वो एक दूर दराज इलाके में रहती है, तो उसे टाइम अच्छी तरह मैनेज करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये एक इशू है, उसे टाइम मैनेज करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि टास्क मैनेजमेंट, तो टास्क मैनेजमेंट भी करनी चाहिए। तो सानिया के लिए ज़रूरी है कि उसे काम ज़्यादा लग रहा है, तो शी शुड आल्सो डू द टास्क मैनेजमेंट, टास्क को मैनेज करना सीखें, तो टास्क मैनेजमेंट पे काम करें। तो एक ये भी हल है हमारे पास। अच्छा, और टाइम मैनेजमेंट भी है, रेगुलर प्लान करें, प्लानिंग से चलें, कमिटमेंट के ऊपर काम करें, है जी, बैक टू बैक मीटिंग ना रखें, थोड़े से स्पेस रखें, तो थोड़ा टाइम मैनेज करें जी। टास्क मैनेजमेंट भी है कि डेलीगेट करें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को जो अपने से नहीं होती, और सब डिवाइड द प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, तो मैनेजेबल चंक्स में बांट दें, और प्रायोरिटाइज भी करें। प्रायोरिटाइज करेंगे तो मसला हल होगा, तो इन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग, अवॉइड निकोटीन ना लें, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि सेल्फ मैनेज भी करें। तो सेल्फ मैनेज तो वैसे जो है वो सलमान को भी करना चाहिए। सलमान को सेल्फ मैनेज इसलिए करना चाहिए कि वो ओवर एक्सपेंस करता है, उसे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बच्चों कुछ तजावीज़ हो सकती हैं जो इसी में से उठा के हम इनको दे देंगे।
और इस तरह ये केस जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, और अगर ये समझ आ गया है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 6। तो इसके टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा, इसका टेस्ट रखेंगे, और दूसरी तरफ जो है जो कल है, कल से हम मोटिवेशन का चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो आपसे पूछ लेते हैं आज की अंडरस्टैंडिंग 1 to 100% कहाँ तक है बच्चों? जी शाबाश, ठीक हो गई बात, ठीक हो गई। तो हम इंशाल्लाह कल से मोटिवेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से नया चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो रिकॉर्डिंग को पहले रोक देते हैं, अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ी तो रिकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही हो